शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के रूप में हमारे संविधान में शामिल था, परंतु बाद में अर्थात 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अब भी इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि संपत्ति से जुड़े हुए काफ़ी विवाद आते हैं। खास करके भूमि अधिग्रहण की जब बात आती है तो वहाँ पे विवाद होते ही रहते हैं। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार का किस तरीके से संरक्षण प्राप्त है, हमें उसे जान लेना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था और इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद थे जिसमें प्रावधान किए गए थे। वो 2 अनुच्छेद कौन से थे? तो पहला था 19(1)(f। इसमें क्या था? तो संपत्ति का अर्जन, उपभोग एवं विक्रय करने का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार, अर्थात किसी के संपत्ति का अगर अधिग्रहण किया जाता है तो उसे क्या संरक्षण प्राप्त होगा, जो संरक्षण के उपाय होंगे वो अनुच्छेद 31 में बतलाए गए थे। अर्थात मान लीजिए कि सरकार को सड़क बनाने की ज़रूरत है या रेलवे लाइन बनाने की ज़रूरत है या उद्योग धंधे लगाने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए क्या चाहिए? तो ज़मीन चाहिए। अब किसी निजी व्यक्ति के ज़मीन का अगर अधिग्रहण किया जाता था तो उससे संबंधित मुआवजे की राशि के संबंध में एक संरक्षण दिया गया था अनुच्छेद 31 में कि, और अगर उसका उल्लंघन होता था तो उसके लिए व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था। तो ये प्रावधान थे। अब जो है सो इसमें परिवर्तन क्या आया? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 31A जोड़ा गया, अनुच्छेद 31A, और इसके अंतर्गत 5 तरह की जमीनों को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब वो 5 तरीके की जमीनें कौन थी? तो संपत्ति कौन थी? तो मुख्य रूप से वो संपत्ति जमीन या भूमि से संबंधित है। भूमि, 5 तरह की जमीनों को या भूमि को उन मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया। वो 5 तरीके की जमीन कौन थी, इसको देख लेते हैं। पहला पैतृक संपत्ति, अर्थात पैतृक जो जमीन किसी को मिलती है वो जमींदारी रैयतवाड़ी द्वारा प्राप्त भूमि। पहले जो अंग्रेजों के समय में जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो चली आ रही थी, तो उसके द्वारा अगर किसी को जमीन प्राप्त हुई है, अर्थात उनके अगली पीढ़ी को, तो उस तरीके की जमीन को भी इस श्रेणी में रखा गया था। तीसरे तरीके की जो जमीन थी वो खुद की कमाई से, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इनाम द्वारा प्राप्त भूमि, इसे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं। पट्टे पर जमीन देकर अर्जित भूमि, अर्थात मान लीजिए कि मेरी जमीन है, मैं उस पर खेती नहीं करता हूँ या किसी अन्य तरीके से उसका उपयोग नहीं करता हूँ, तो वो खाली पड़ा हुआ है। अब वैसी जमीनों को हम क्या करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे देते हैं और बदले में एक कुल निश्चित आय हमें प्राप्त होती है। तो उस आय से फिर जो हम आगे की जमीन बनाएंगे तो उसे इस श्रेणी में रखा गया है। तो इन 5 तरीके की जमीनों को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अर्थात पहले जो संरक्षण प्राप्त होता था अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद 31 के द्वारा, वो संरक्षण इन 5 तरह की जमीनों पे प्राप्त नहीं होंगे। अब एक और पहले संविधान संशोधन के द्वारा एक और प्रावधान किया गया था, 31B जोड़ा गया था। तो उसमें क्या प्रावधान थे कि इसके अंतर्गत एक 9वीं अनुसूची लाई गई थी, और 9वीं अनुसूची की विशेषता क्या थी कि इसमें जो भी विषय डाले जाते थे उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा नहीं की जा सकती थी। तो यह कोर्ट के न्यायिक समीक्षा के अधिकार से इसे बाहर कर दिया गया था, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया गया था।
और इसमें मुख्यतः जमीनों से संबंधित ही मामले होते थे। इसके अतिरिक्त एक 25वां संविधान संशोधन भी लाया गया था। उसमें प्रावधान किए गए थे कि निजी संपत्तियों का भी अधिग्रहण किया जा सकता है लोकहित में, और जो मुआवजा होगा उसको कोर्ट की सीमा से बाहर किया गया था। तो इस तरीके से जमीन या भूमि से संबंधित काफ़ी सारे बदलाव संविधान लागू होने के बाद ही होते रहे, और इसका विवाद भी काफ़ी ज़्यादा होता रहा। 1950 से ही वो झगड़ा शुरू हो गया था, और उसके अनुसार संविधान संशोधन समय समय पर लाया जाता रहा। फिर मामले कोर्ट में पहुंचने लगे, और वो पहुंचते ही रहे। लगभग वो झगड़ा जो 1950 से शुरू हुआ, तो जमीन और संपत्ति से संबंधित विवाद के मामले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1975 तक पहुंचते ही रहे। अब इसी संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन किया गया वह था 44वां संविधान संशोधन। यह 1978 में किया गया था। 1978 में किया गया था 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, तो 19(1)(f) और 31 इन दोनों को ही बाहर कर दिया गया, अर्थात मूल अधिकार की श्रेणी से उसको बाहर निकाल दिया गया। और अब क्या किया गया कि भाग 12 में इसे अंतः स्थापित किया गया, अनुच्छेद 301 के तहत। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, अर्थात मूल अधिकारों की श्रेणी से इन्हें संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया, और इन्हें कहाँ रखा गया, संविधान के भाग 12 में रखा गया, अनुच्छेद 300(a) में डाल दिया गया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर करने के बाद, तो पहले जो, और यहाँ अनुच्छेद 300(a) में डालने के बाद मूल अधिकारों से यह बाहर हो गया, और यह अब मात्र एक विधिक या कानूनी अधिकार रह गया, संपत्ति से संबंधित अधिकार। तो विधिक या कानूनी का क्या मतलब होता है, तो उन जमीनों या संपत्ति से संबंधित संसद विधि बनाकर संपत्ति से वंचित कर सकती है। अर्थात संपत्ति से संबंधित संसद कोई भी नया कानून बना के और उसको वंचित भी किया जा सकता है, और बदले में कोई ये जरूरी नहीं है कि मुआवजा राशि आपको मिले। मुआवजा राशि सरकार की इच्छा पे निर्भर करती है, आपको नहीं भी दे सकती है, कम दे सकती है, ज़्यादा दे सकती है। तो इस तरीके की बात थी। अब यहाँ पे अर्थात संपत्ति से संबंधित जो मामले थे वो संसद के पूर्ण नियंत्रण में चले गए कि वो किस तरीके का कानून बनाते हैं, उसी के अनुसार आपके संपत्ति का अधिग्रहण होगा। अब दूसरी बात क्या थी कि मूल अधिकार जब तक थे तब तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा सकता था। अगर किसी तरीके का विवाद हो तो इसे सुप्रीम कोर्ट में आप लेकर जा सकते हैं, परंतु अब वैसा नहीं किया जा सकता था। अब इसका जो एकमात्र सबसे बड़ा जो संरक्षण प्राप्त हो सकता था वो अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त हो सकता है, अर्थात हाईकोर्ट को जो रीट निकालने की शक्ति होती है उसका प्रयोग किया जा सकता था। वो भी आपको हाईकोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये केस उस मेरिट का है कि हाईकोर्ट इसको देखे। अगर हाईकोर्ट उस मेरिट का नहीं समझता है तो उस केस को रिजेक्ट भी कर सकता है, उसकी सुनवाई करने से इनकार भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में संपत्ति या जमीनों से जुड़े हुए जो भी मामले थे उनकी सुनवाई नीचे की अदालतों से नीचे की जो अदालतें होते हैं, जैसे मुंसिफ कोर्ट या जिला कोर्ट, वहां से मामले शुरू किए जा सकते थे। यही एकमात्र संरक्षण रह गया था। अब इसका नतीजा क्या निकला, उसके पहले एक और नतीजे पर आने से पहले एक और चीज जान लेते हैं कि ये सब तो किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया। अब इस संबंध में संसद कोई विधि या कानून बनाकर संपत्ति से वंचित कर सकती है। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अधिकतम आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाई कोर्ट भी इसको मेरिट के आधार पर चेक कर सकता है, तभी आपके मुकदमे को ले सकता है सुनवाई के लिए, नहीं तो नीचे किया था। इसके अतिरिक्त और कौन सा प्रभाव
एक ये जो अवशेष जो बचे हुए थे मूल अधिकार के, वो अभी भी कुछ बचे हुए हैं। वो कौन से हैं उसको जान लेते हैं। तो एक है कि सीलिंग के अंतर्गत आने वाली कृषि योग्य भूमि, अर्थात भूमि से संबंधित अलग अलग राज्यों ने एक सीलिंग बनाया हुआ है। किसी ने 12 एकड़, किसी ने 15 एकड़, किसी ने 18 एकड़ के, उतने तक की जमीन कोई भी व्यक्ति इतना जमीन रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अर्थात अगर मान लीजिए कि 15 एकड़ की सीलिंग बनाई हुई है राज्य सरकार ने, तो कोई भी व्यक्ति 15 एकड़ तक जमीन रख सकता है। उसके ऊपर वाली जो जमीन होगी उस पर किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो वर्तमान में भी स्थिति यही है कि सीलिंग के अंतर्गत आने वाली अगर वो कृषि योग्य जमीन है तो उसे संरक्षण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अंतर्गत आने वाली जो जमीन होती है उसका भी संरक्षण प्राप्त है। अब इन दो मामले जो हैं, इनमें क्या होता है, अगर इस तरह की जमीन या भूमि का सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है तो उसका पर्याप्त मुआवजे का प्रावधान है। उसमें भी अल्पसंख्यक संस्थानों से जुड़ी जो जमीनें हैं उनका अधिग्रहण करने पे प्रावधान है कि इसका भुगतान बाजार भाव के आधार पे करना पड़ेगा। परंतु यहीं पे इसकी सबसे बड़ी आलोचना होती है कि सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थानों को ही यह संरक्षण क्यों दिया गया है, बहुसंख्यक संस्थानों को वो संरक्षण क्यों नहीं प्रदान किया गया है। तो इसकी आलोचना हमेशा होती है। अब आते हैं एक और जो वर्तमान में एक नियम प्रचलित है, वर्तमान में नहीं पहले से ही ये चले आ रहे हैं, एक एडवर्स पोजीशन का नियम कहा गया है। तो इसमें एडवर्स पोजीशन रूल क्या होता है, तो मान लीजिए कि किसी को की जमीन है, मेरी जमीन है, और किसी ने उसका दखल कर लिया या सरकार ने ही उसका अधिग्रहण कर लिया और मैं अपना दावा कहीं नहीं करता हूँ, अर्थात ना मैं पुलिस के पास जाता हूँ ना कोर्ट के पास जाता हूँ। तो वैसी स्थिति में अगर मेरी जमीन 12 साल तक किसी के हाथों में रहती है और मैं दावा नहीं करता हूँ, तो मेरा मालिकाना हक उस जमीन से खत्म हो जाएगा और वो जिसके कंट्रोल में है, जिसके नियंत्रण में वो जमीन होगी, उस व्यक्ति का उस पर मालिकाना हक हो जाएगा। इसी को एडवर्स पोजीशन कहते हैं और नीचे की अदालतों में आम बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है बेईमानी का नियम। अर्थात कि जमीन तो किसी का नहीं है, अर्थात सरकार ने ही ऐसा नियम बना दिया है कि किसी की जमीन को आप जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से आप 12 साल तक कब्जे में कर लो और जिसकी जमीन है उसके मालिक को आप डरा धमका के चुप रखो कि वो कहीं पे कुछ अपना, ना पुलिस के पास जाए, ना प्रशासन के पास जाए, ना कोर्ट में जाए, 12 साल तक इसी तरीके से रखो और जमीन हथिया लो। अब इस कानून के रहने से कई जटिलताएं उत्पन्न हुई। वो जटिलताएं क्या क्या होती है, तो कई दबंग लोग इसी तरीके से जमीनों पर अधिकार करने लगे। लोगों को जो मूल मालिक है वो पहुंच ही नहीं पाता। सरकार भी कई मामलों में क्या करती है कि जमीन का अधिग्रहण कर लेती है और ग्रामीण किसान या ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों को कानूनों की उतनी जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से इस मुकदमे को लड़ना है, उन्हें पेचीदगियां पता नहीं होती कानून की। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो न्यायालय की शरण भी नहीं लेते हैं और वो 12 साल गुजर जाता है। अब उसका स्थिति, वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो जमीन बिना मुआवजे के किसी और के नियंत्रण में चली जाती है। अब इसी संबंध में हिमाचल प्रदेश का एक मामला आया था 67 में। उस समय तो संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार का संरक्षण भी प्राप्त था। तो वहाँ पे एक विधवा महिला थी, उसकी 4 एकड़ जमीन को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था और सड़क बनाने के लिए अधिग्रहित किया गया था उसकी जमीन को। और उस महिला को पता नहीं था कानून के बारे में, क्या संरक्षण है नहीं है। तो बहुत दिनों तक तो वो कोर्ट भी नहीं पहुंच पाई और वो समय 12 साल गुजर गया। बाद में जब उसे पता चला तो वो कोर्ट की शरण ली
और वो मुकदमा लड़ते लड़ते करीब 52 साल हुए। पिछले साल इसका फैसला आया, अर्थात 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि एडवर्स पोजीशन जो है, इस कानून का इस्तेमाल सरकार खुद नहीं कर सकती। अर्थात सरकार खुद कानून बनाए और किसी की संपत्ति को हड़प ले, ये गलत है। और किसी के भी जमीन को सरकार ऐसे ही बेदखल नहीं कर सकती उस जमीन से। इस पर कोर्ट का एक नियंत्रण होता है, अर्थात कोर्ट के प्राधिकार में होता है, और कोर्ट ही किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर सकती है। संपत्ति का अधिकार भले ही मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक संवैधानिक अधिकार है। और यहाँ तक कहा कि संपत्ति का अधिकार आदमी का एक मानवाधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मानवाधिकार है। तो इस तरीके का फैसला कोर्ट के द्वारा आया और उस विधवा महिला को 52 सालों के बाद 1 करोड़ रुपए देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। अर्थात हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया कि उस महिला को आप 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। इसी तरीके से यूपी में भी एक मामला आया था पिछले साल। उसमें ऐसे ही कुछ मामले थे कि सरकार के द्वारा जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया। एक तरीके से रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको जल्दी कंप्लीट करने के लिए, कि समय पे कंप्लीट करना है, तो जल्दीबाजी में ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया। उसमें जो प्रक्रियाएं होती है ज़मीन अधिग्रहण की, वो पूरी नहीं की गई थी, किसी को मुआवजा नहीं मिला, तो मतलब बहुत तरीके की गड़बड़ियाँ पाई गई। इस मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कि इस तरीके की हरकत सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, और जो भी अधिकारी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं कि किसी को उसकी संपत्ति से वंचित कर रहे हैं, तो वैसे लोगों की पहचान करके, वैसे अधिकारियों की पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके के मामले पहुंचते रहते हैं संपत्ति के अधिकार को लेकर। और अभी जो एक और उदारवादी व्यवस्था जब से अपनाई गई है, उसमें यह भी हो रहा है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़मीनें दी जा रही है अधिग्रहित करके। अब कई मामलों में यह भी देखा गया है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया, वहाँ पर खेल के मैदान बनाए गए, रेस कोर्स बनाए गए। कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि निजी कॉलोनियाँ बसाई गई। तो इनका एक तरीके से दुरुपयोग भी हुआ। भूमि माफिया और भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट नेता लोग जो है सो मिल के ज़मीनों का एक अलग तरीके से कारोबार करने लगे, और या कर रहे हैं। और ज़मीन के द्वारा ही 2 नंबर की संपत्ति को 1 नंबर में मतलब काला धन को सफ़ेद करने की भी एक चलन शुरू हुआ है। तो ये इन सब कई मामले कोर्ट में पहुँचे हैं, कोर्ट की भी इस पर नज़र है। तो एक बात यह भी उठ रही थी, अर्थात करीब 2009-10 में यह मामला उठा भी था कि मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार को फिर से मूल अधिकार में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि ज़मीनों का जिस बृहत पैमाने पे अधिग्रहण करके लोकहित में अर्थात सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिग्रहित किया जाता है, परंतु इसका अन्य तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको फिर से मूल अधिकार में शामिल कर लिया जाए। परंतु अभी तक इस संबंध में सरकार से जवाब तो मांगा गया था, परंतु अभी तक वैसी कोई बात बनी नहीं है। हो सकता है कि आगे जाकर यह संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में फिर से शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इसमें कोर्ट की भी एक मान्यता बन रही है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को ज़मीनें दी जाएंगी, तो उन ज़मीनों पर एक तरीके से विदेशी शक्तियों का नियंत्रण हो जाएगा और सरकार का नियंत्रण कम होगा, हमारी संप्रभुता में कुछ कमी आएगी। तो यह है संपत्ति से संबंधित प्रावधान। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।